साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, बहुजन क्रांती मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा या सर्व संघटनांच्या माध्यमातून छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त ती अभिवादन रॅली आयोजित करण्यात आलेली आहे आणि या अभिवादन रॅलीमध्ये जे विषय चर्चा करण्यात येत आहे ते विषय आहे जानवरों की गिनती करना मगर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना न करना। ये कांग्रेस, आरएसएस, बीजेपी के द्वारा ओबीसी का सबसे बड़ा अपमान है, एक गंभीर चर्चा। दूसरा विषय है छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या के बाद महाराष्ट्र ने मुगलाई के बजाय पेशवाई कैसे आई, एक चिंतन। नक्सलवाद के नाम पर आदिवासियों का नरसंहार करना शासक जातियों का गंभीर षड्यंत्र है, एक चर्चा। चौथा, वक्फ बिल असंवैधानिक है। यह बिल अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 का गंभीर उल्लंघन है, एक चर्चा। 1949 को तथाकथित आजादी के बाद ब्राह्मणों का भारत पर नियंत्रण हुआ और उसके बाद बोध गया बिहार अधिनियम 49 बीटीएमसी एक्ट बनाकर ब्राह्मणों का महाबोधि महाविहार पर कब्जा करवाया गया, एक गंभीर चिंतन। ऐसे 5 विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। साथियों, 1 जुलाई को हम लोगों ने भारत बंद करने का ऐलान किया है। उसकी तैयारी करने के लिए सारे देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ये जो 1 जुलाई को भारत बंद किया जा रहा है उसके मुद्दे हैं ईवीएम का और दूसरा मुद्दा है ओबीसी की जाति आधारित गिनती का। तो ईवीएम के संबंध में हमारे लोगों को बहुत कम जानकारी है। साथियों, हमारे देश में आजकल चुनाव ईवीएम मशीन से हो रहे हैं। पहले चुनाव बैलेट पेपर पर होते थे, अभी ईवीएम मशीन से हो रहे हैं। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने, जो संवैधानिक कोर्ट है और संविधान की व्याख्या करके फैसले देने का अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को ये फैसला दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी मुक्त चुनाव नहीं हो सकता है, भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता। फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया और सुप्रीम कोर्ट संविधान के द्वारा निर्माण की हुई सबसे बड़ी अदालत है। इसके बावजूद भी ईवीएम मशीन के द्वारा
वोट करवाए जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इससे ईवीएम मशीन के द्वारा जो वोटों का घोटाला किया जाता है और घोटाला करके चुनाव जीता जा सकता है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा तो ये दोबारा ऐसा ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव नहीं करवाया जाना चाहिए था। इसके बावजूद भी ये हो रहा है। ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। जब कांग्रेस ने ईवीएम मशीन को लाने का काम किया तो लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े लीडर हुआ करते थे, उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करने की वजह से ये मामला सारे देश की जनता के सामने आ गया। सभी लोगों को मालूम हो गया कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है, अन्यथा लोगों को मालूम नहीं हो रहा था। इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, ये कांग्रेस के सामने संकट खड़ा हो गया। इसलिए कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के साथ में समझौता किया, आरएसएस के साथ समझौता किया और समझौता करके ये तय किया 2004 और 2004 में सारे देश भर में ईवीएम लागू किया गया। तो 4 से 9 तक कांग्रेस ने देश भर में राज किया। फिर 9 से 14 तक दोबारा राज किया। तो ये विवाद जब बढ़ गया तो ये विवाद बढ़ने के बाद में कांग्रेस का आरएसएस भाजपा के साथ समझौता हुआ और समझौते में ये तय हुआ कि अगर आप ऐसा मानते हो कि 10 साल ईवीएम में घोटाला करके हमने सरकार बनाई है तो आप इसका विरोध बंद करो। आडवाणी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। जब लालकृष्ण आडवाणी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, हम लोग लालकृष्ण आडवाणी की विचारधारा से सहमत नहीं है, मगर ईमानदारी एक अलग बात है। इस मुद्दे पर लालकृष्ण आडवाणी ने ईवीएम मशीन से लोकतंत्र को खतरा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बात उठाई। तो जब ये बात उठाई तो कांग्रेस के लोगों ने आरएसएस के लोगों के साथ समझौता किया और समझौता करके ईवीएम मशीन के द्वारा 10 साल बीजेपी की सरकार हो गई। 10 साल कांग्रेस ने किया तो कांग्रेस ने कहा हमारी शर्त केवल एक है, आपको ईवीएम मशीन के बारे में चुप रहना होगा। आडवाणी ने मानने से इनकार कर दिया तो आरएसएस के साथ समझौता हो गया और आरएसएस के साथ समझौता होने की वजह से आरएसएस ने लालकृष्ण आडवाणी का पॉलिटिकल करियर चौपट करके उसी को चुप करा दिया। लालकृष्ण आडवाणी अभी जिंदा है, अभी वो मरा नहीं। तो लालकृष्ण आडवाणी ने जिस व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी को गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनवाया था, आरएसएस ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनवाया
और उसके माध्यम से लाल कृष्ण आडवाणी का पॉलिटिकल करियर चौपट करके उसको चुप करा दिया, घर भी बिठा दिया। आप लोगों को शायद ये पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी, मगर लाल कृष्ण आडवाणी ने जब राम रथ यात्रा निकाली तो इस वजह से ये पार्टी बहुत बड़ी पार्टी हो गई। और उसी के बाद अगर रिकॉर्ड छानबीन किया जाए तो पता चलेगा कि आडवाणी के द्वारा ये जब रथ यात्रा निकाली गई उसके बाद ये पार्टी जो है उभर कर सामने आई और उसके बाद इसकी सरकार बनी। मगर आज ईवीएम मशीन के मुद्दे पर लाल कृष्ण आडवाणी को आरएसएस के द्वारा, भाजपा के द्वारा चुप करा दिया गया है और उसका पॉलिटिकल करियर चौपट कर दिया गया है और उसको कंपलसरी रिटायर्ड कर दिया गया है। और उसके जगह नरेंद्र मोदी को, जो केवल एक गुजरात का चीफ मिनिस्टर थे और उसको बनाने का काम भी आडवाणी ने ही किया था, उसको लाया। साथियों, उसके लाने के पीछे और एक मकसद था। वो मकसद ये था कि हम लोगों ने ओबीसी की जातीय आधारित गिनती के मुद्दे को राष्ट्रीय एजेंडे पर लाया। और जब हमने इसको राष्ट्रीय एजेंडे पर लाया तो आरएसएस के लोगों को, भाजपा के लोगों को ऐसा लगा कि अगर ओबीसी की गिनती होती है, परसेंटेज कितना आता है कितना नहीं आता है ये एक अलग बात है। बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा जब गिनती की गई तो ये गिनती 64% निकली। ऐसे माना जाता है कि ओबीसी की गिनती 52% है, मगर बिहार में जब गिनती की गई तो ये 64% निकली। इसका मतलब है 12% और ज्यादा निकली। सारे देश भर में अगर ऐसा किया गया तो सारे देश भर में भी ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो जो ओबीसी के रिजर्वेशन का मामला है, वो ओबीसी के रिजर्वेशन का मामला फिर फोर फ्रंट में आ सकता है, फ्रंट में आ सकता है और फिर इसके लिए आंदोलन शुरू हो सकता है। आप लोग ये जानते ही होंगे कि हम लोगों ने खुद ही 1 जुलाई को भारत बंद किया है इस मुद्दे पर कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। अधिकार देने का, लेने का मुद्दा बात का है। आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग ही सेंट्रल गवर्नमेंट में काबिज है और एक ओबीसी के आदमी को, नरेंद्र मोदी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। ओबीसी के ही आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। सारे समाज के ओबीसी के लोगों को फायदा ना मिले, उसके बजाय एक आदमी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दो तो ओबीसी के लोगों को चुप रखा जा सकता है, चुप किया जा सकता है। ओबीसी के लोगों को चुप कराने के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया, ये भी एक मकसद था। मगर हम लोगों ने जब नरेंद्र मोदी को ओबीसी की जातीय आधारित गिनती को रोकने के लिए प्रधानमंत्री बनाया, इसी बात को हमने इशू बनाया और इसी बात को लेकर जनता में लेकर गए और सारे देश भर में जागरण चलाया। तो 1 जुलाई को अभी हम लोग ओबीसी की जातीय आधारित गिनती के मुद्दे पर भारत बंद कर उसके तैयारी के लिए आज की मीटिंग रखी गई। तो इसलिए साथियों, ये जो मुद्दा है
ओबीसी की जातीय आधार गिनती का मुद्दा ये बहुत महत्वपूर्ण और मौलिक मुद्दा है, क्योंकि देश के 52% लोग और गिनती करने के बाद अगर 64% निकलते हैं और 64% लोगों के साथ अगर अन्याय होता रहेगा तो फिर तो ग्रॉस इनजस्टिस यानी सबसे बड़ा अन्याय होता रहेगा, चलता रहेगा। जब ओबीसी की जातीय आधार गिनती होती है तो सरकार के रिकॉर्ड में ओबीसी का रिकॉर्ड आता है, और अगर रिकॉर्ड नहीं आता है तो आरएसएस भाजपा को, इन लोगों को, ओबीसी के लोगों को हिंदू 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 कहने का मौका मिलता है, प्रचार करने का मौका मिलता है। ये ओबीसी के लोग कौन है? ये हिंदू है। ये ब्राह्मणों को पूछो भाई, ये जो हिंदू धर्म है जिसको आप हिंदू धर्म कहते हो, उस धर्म का धर्म ग्रंथ कौन है? तो हिंदू का जो धर्म ग्रंथ है वो लोग बताते हैं कि वेद है, श्रुति है, स्मृति है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, वो ऐसा बताते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सारे धर्म ग्रंथों में एक और मौलिक बात लिखी हुई है, वो है वर्ण धर्म। ब्राह्मणों के धर्म के बहुत सारे नाम हैं, उसका महत्वपूर्ण नाम वर्ण धर्म है और इसका ओरिजिनल नाम ब्राह्मण धर्म है। आजादी मिलने के पहले तक ब्राह्मण धर्म शब्द प्रयोग में आया था और शब्द प्रयोग में चल रहा था। अंग्रेजों के समय में सारे रिकॉर्ड अवेलेबल है, मगर जब ये नाम सामने आया, ब्राह्मणों का नाम सामने आया, तब ब्राह्मणों को ऐसा लगा कि अब ये आजादी का आंदोलन चल रहा है और आजादी का आंदोलन चल रहा है, आजादी मिलेगी। अगर आजादी मिल गई तो सभी लोगों को संविधान में बराबरी का अधिकार मिल जाएगा और सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिलेगा तो सबको बराबरी में वोट का अधिकार मिलेगा। दुनिया का इतिहास अगर अध्ययन करो तो पता चलता है दुनिया में जो वोट का अधिकार है तो दो लोगों को मिलता था। एक टैक्स देने वाले लोगों को, दूसरा पढ़े लिखे लोगों को। तो दो कसौटियों के आधार पर जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं तो इनको तो पढ़ने लिखने पर ही पाबंदी है। दूसरा संपत्ति रखने के अधिकार पर ब्राह्मण धर्म शास्त्रों के अनुसार पाबंदी। दोनों के दृष्टि से ये लोग टैक्स पेयर नहीं हो सकते, तो इन लोगों को वोट के अधिकार से पूरी तरह से समाप्त करने के षड्यंत्र के तहत ये दो कसौटियां रखी गई। एक टैक्स पेयर होना चाहिए और एक पढ़ा लिखा होना चाहिए। जब बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला तो बाबा साहब आम्बेडकर ने देखा कि ये दो कसौटियों के आधार पर तो हमारे लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने इन कसौटियों को आधार बनाने से इनकार कर दिया और रद्द कर दिया। ये जो कसौटियां है, पढ़े लिखे होने की कसौटी और टैक्स पेयर की कसौटी को रद्द कर दिया और एक नई कसौटी बनाई, एडल्ट फ्रेंचाइज, प्रौढ़ मताधिकार। प्रौढ़ मताधिकार का क्या मतलब है? अगर बच्चा पैदा हो गया, लड़का हो या लड़की हो, अगर वो 21 साल का हो गया या हो गई तो उसको वोट का अधिकार मिलेगा। उसका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, उसका टैक्स पेयर होना जरूरी नहीं, उसका केवल 21 साल का होना जरूरी। और इसके आधार पर 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ
उस संविधान में एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट अंग्रेजी शब्द है एडल्ट, तो उसको हिंदी में कहते हैं प्रौढ़ मताधिकार। तो ये एडल्ट फ्रेंचाइज लागू किया गया और हर प्रौढ़ व्यक्ति को वोट का अधिकार बहाल किया गया और ये घोषित किया गया कि प्रौढ़ कौन होगा? जिसकी उम्र 21 साल होगी। तो इस तरह से एक ही कलम से इस देश में विधानसभा में जहां कानून बनाया जाता है, लोकसभा में जहां कानून बनाया जाता है, वहां चुनकर जाने वाला कोई भी आदमी हमारे वोटों के सपोर्ट के बगैर चुनकर नहीं जा सकता। अगर हम उसको चुनकर नहीं भेजते हैं तो चुनकर नहीं जा सकता। तो इस तरह से हमारे लोगों को वोट के अधिकार के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा SC ST OBC के लोगों को शासन करती जमात बनाने का काम किया। हमारे बहुत कम लोगों को ये बात समझ में आती है कि वोट का अधिकार नहीं है। वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है। वोट का अधिकार नहीं है। वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है। एक अधिकार, बैठने दो, शांति से बैठने दो, सुनने के लिए बैठने दो। साथियों, वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, एक शासक बनने का, एक शासक चुनने का। ध्यान रखो, क्योंकि सब लोगों को कोई बताता नहीं है। ये जो हम बता रहे हैं कोई बताता नहीं। कांग्रेस वाले ने कभी नहीं बताया, बीजेपी वाले ने कभी नहीं बताया। एक शासक बनने का और एक शासक चुनने का 2 अधिकार। तो हमारे लोगों को क्या समझ में आया? शासक बनने का तो हजारों सालों से शासन करना तो हमारे बाप दादा ने कभी काम किया नहीं। देश में शासन चलाने का काम तो उन लोगों ने किया, हजारों सालों से वही शासक बन के रहे हैं। तो हमारे लोगों ने क्या सोचा? शासक बनना हमारा काम नहीं। तो शासक बनने के लिए वोट के अधिकार का उपयोग हमारे लोगों ने छोड़ दिया और क्या किया? शासक चुनने का ध्यान रखा। और उन्होंने क्या, हमारे लोगों ने दूसरे लोगों को शासक चुनने का काम लाइन लगाकर करते रहे। हर चुनाव में ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक सबसे ज्यादा संख्या हमारे लोगों की है SC ST OBC माइनॉरिटी की 85% 100 में। तो ये 85% लोग लाइन लगाते हैं और लाइन लगाकर दूसरे लोगों को शासक चुनते हैं। शासक बनने का अधिकार और शासक चुनने का अधिकार तो हमारे लोगों ने माना, शासक बनना तो हमारा काम नहीं है। हमारे लोगों ने क्या सोचा? शासक चुनने का अधिकार, ठीक है, दूसरे लोग हजारों सालों से शासक बने हुए हैं, उन्हीं में से किसी को शासक चुना जाएगा। तो चुनने के अधिकार का हमारे लोगों ने उपयोग किया, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने शासक चुनने के लिए और शासक बनने के लिए वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है। हमारे लोगों ने चुनने का उपयोग किया, बनने का उपयोग नहीं किया। अगर बनने का उपयोग करते तो हमारे देश के हुक्मरान हो गए। हुक्मरान, शासन करती जमात बनना हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है। ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, ये अपने आप नहीं कहा था, बगैर सोचे समझे नहीं कहा था, विचार पूर्वक कहा था और उसकी व्यवस्था संविधान में की थी। ये सारी व्यवस्था संविधान में करने के बावजूद भी हमारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई और 75 साल हो गए, अभी 25 साल के बाद 100 साल हो जाएंगे, अभी तक ये बात समझ में नहीं आई हमारे लोगों को। क्यों समझ में नहीं आई? तो हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन पढ़े लिखे लोगों ने जो अनपढ़ लोग हैं, उन लोगों को समझाने का काम नहीं किया। तो हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि फुले शाहू अम्बेडकर के आंदोलन का
केवल फायदा अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फायदा पढ़े लिखे लोगों को हो गया। यानी पढ़ाई लिखाई से नौकरी मिल गई, आरक्षण मिल गया, वजीफा मिल गया और न जाने और तमाम प्रकार के अधिकार मिल गए। अभी हमारे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के कई जिलों के जिलाधिकारी हैं, वो इसी वजह से। कई मंत्री हैं और ये सारे अधिकार उसी वजह से मिले। ये जानकारी ना होने की वजह से और ये समझदारी ना होने की वजह से हम लोग इस अधिकार का शासक बनने के लिए उपयोग और प्रयोग नहीं कर रहे। तो हम लोगों ने योजना बनाई, प्लान बनाया। मैं जब 19 साल की उम्र का था तब से अभी मेरी उम्र 67 चल रही, तो राउंड अबाउट 50 साल हो गए। 50 साल से देश भर में घूम रहा हूं और 19 साल की उम्र से अभी 67 यानी 50 साल से टोटल जो स्टेट है 36 में से बांग्लादेश के बॉर्डर पर और ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर जो 4 स्टेट है, अगर वो छोड़ दिए जाए तो सारे देश के 32 राज्यों के 625 जिलों में हमने ये संगठन बनाया। इतना बड़ा संगठन बनाया, विशाल संगठन बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। तो इतना बड़ा संगठन, विशाल संगठन हमने बनाया और विशाल संगठन बनाकर अभी 9 अप्रैल को सारे देश भर में जेल भरो आंदोलन किया। सारे देश भर में 32 राज्यों में हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया। ये छोटा मोटा संगठन नहीं है महाराष्ट्र के लेवल का, ये महाराष्ट्र के जैसे 32 राज्य है और 625 जिलों में फैला हुआ संगठन है। छोटा मोटा संगठन नहीं है और करोड़ों रुपए का निधि लोग देते हैं, जैसे अभी आज भी आप लोगों ने दिया, ऐसा सारे देश भर में देते हैं। और वो सारा निधि राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने के लिए लगाया जाता है ताकि हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण हो सके। तो हम लोगों ने इतना बड़ा विशाल संगठन और संगठन के आधार पर विशाल आंदोलन निर्माण किया हुआ है। उसी के तहत 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन कराया। उसी के तहत इतने विशाल संगठन के द्वारा 1 जुलाई को भारत बंद करवाया जा रहा है। भारत बंद कोई मजाक का विषय नहीं है, कॉमेडी का विषय नहीं है। ये भारत कितना बड़ा है तो यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को 32 राज्यों के नाम लेने के लिए कहा जाए तो लेना संभव नहीं होगा। 32 राज्यों के नाम लेने के लिए कहा जाए वो नाम भी नहीं ले पाएंगे। इतना बड़ा है, पता भी नहीं होगा कि कितना बड़ा है। वो छोड़ो, उनके राज्यों के नाम, जिलों के तो बोल ही नहीं रहा हूं, उसके राज्यों के नाम लेने के लिए भी अगर कहा गया तो भी लेना संभव नहीं है। पढ़े लिखे लोगों को संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो इतना बड़ा देश है और इतना बड़ा देश है तो मैं उम्र के 19 साल की उम्र से ये काम कर रहा हूं। अभी 67 साल मेरी चल रहे हैं। 58 साल में आदमी रिटायर्ड हो जाता है। सरकारी नियम के अनुसार 58 साल में आदमी रिटायर्ड हो जाता है और 60 साल 2 साल होने के बाद फिर घर वाले कहते हैं रिटायर्ड नहीं, टायर्ड भी हो गए। रिटायर्ड ही नहीं, टायर्ड भी हो गए हैं। तो इस तरह से साथियों, न हम रिटायर्ड हुए हैं न टायर्ड हुए हैं। 67 साल में जंगे मैदान में लड़ाई आप लोगों की लड़ने के लिए अभी भी मैं इधर हूं और अभी मेरी
जो शरीर है अभी झुका हुआ नहीं है, अभी अभी टाइट है, अभी टाइट है। तो ये लड़ाई जो है, हम लोग ये लड़ाई लड़ने के लिए अभी भी तैयार है। साथियों, आप लोगों से यही अनुरोध है, ये जो लड़ाई सारे देश भर में लड़ रहे हैं, ये लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों का भी साथ सहयोग अपेक्षित है। तो हम आने वाले समय में क्या करना चाहते हैं, इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। साथियों, 2030 तक अभी 25 चल रहा है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 साल में हम लोग प्लान बना रहे हैं 6 लाख गांवों का संगठन खड़ा करना। 6.5 लाख गांव है जो बामसेफ से पढ़े लिखे लोगों का संगठन हमने बनाया। तो एक पढ़े लिखे आदमी को बिठाकर समझाते थे, तमाम उसके सवालों के जवाब देते थे, फिर 6 महीने के बाद दोबारा देते थे क्योंकि वो भूल जाता था। ये इस तरीके से संगठन बनाया, बहुत लंबा समय लगाया, मगर मासेस का संगठन बनाने के लिए एक एक आदमी को समझाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोगों ने दूसरा तरीका अपनाया, आंदोलन। अभी इस मुद्दे पर जैसे ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा है और ईवीएम मशीन का मुद्दा है जो वोटों की चोरी करने के लिए बनाया गया है। तो ईवीएम मशीन है, ये वोटों की चोरी करने के लिए बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि ये मशीन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं करवा सकती। तो इसलिए अभी भी ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है, हम लड़ रहे हैं और मैदान में भी लड़ रहे हैं, क्योंकि ईवीएम मशीन की वजह से हमारा वोट का जो अधिकार है वो 0 हो गया, क्योंकि ईवीएम में जाकर गायब हो जाता है। वोट का अधिकार ईवीएम में जाकर गायब हो जाता है, या ईवीएम में जाकर वो दूसरों के नाम पर कन्वर्ट हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के अनुसार ये मशीनों में जाकर इसको बदला जा सकता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के आधार पर मान लो आपने बटन दबाया तो आपको दिखाई देता है, वो भी टेक्नोलॉजी की वजह से दिखाई देता है। उसी टेक्नोलॉजी की वजह से मशीन में जाने के बाद आपका वोट किसी और के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी है। इसलिए ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। तो हम लोगों के ये जो इतने वोट हैं, इतने ज्यादा वोट हैं, 85% वोट है, ईवीएम में जाके गायब हो जाते हैं, तो 0 हो गया। ईवीएम असली गुनहगार। तो इसलिए ईवीएम के विरोध में और भारत बंद, ओबीसी की जाति आधारित गिनती के मुद्दे पर भारत बंद करने का ऐलान किया गया है। उसके तैयारी के लिए हम लोग सारे देश भर में घूम रहे हैं। आप लोगों को अपने इलाके में भारत बंद करना है तो क्या करना होगा? तो आप लोगों को अकोला जिले के सारे गांवों में फील्ड वर्क करो। फील्ड वर्क करते वक्त ध्यान रखो कि मीटिंगें आप ओबीसी की जो बस्तियां हैं वहां करो। ओबीसी के लोगों को जाके समझाओ। आंदोलन करने वाली समितियों का गठन करो, निर्माण करो। मुद्दा ओबीसी का होगा और लड़ाई केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ही करें तो सफलता नहीं मिलेगी। ओबीसी के लोगों की कमेटियां होनी चाहिए, तो ये कमेटियां बनाओ। अगर आप ये कमेटियां बनाते हो तो उस कमेटियों में ओबीसी के ही लोगों को रखो, उनको तैयार करो, उनको जानकारी के आधार पर तैयार करो, उनको मेंटली तैयार करो। तो इस तरह से ओबीसी के अंदर नेतृत्व निर्माण होगा। अगर ओबीसी के अंदर नेतृत्व निर्माण हुआ तो वो आरएसएस भाजपा का पिछलग्गू नहीं होगा। अगर आरएसएस भाजपा का पिछलग्गू होगा तो आरएसएस और भाजपा के लोग
ओबीसी का इस्तेमाल ओबीसी के ही लोगों के विरोध में करेंगे। जैसे अभी मोदी को प्रधानमंत्री तो बनाया, मगर ओबीसी की गिनती करने के लिए रोक लगा के रखा है। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, मगर ओबीसी की ही गिनती करने के लिए उसको रोका हुआ है। अरे अधिकार तो मोदी के ही पास है, फिर मोदी क्यों नहीं फैसला कर रहा है? क्योंकि मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री बनाया, और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की पार्टी नहीं है, तो ब्राह्मणों की पार्टी है। आरएसएस ने बनाया, आरएसएस ब्राह्मणों का संगठन है। तो आरएसएस अगर ब्राह्मणों का संगठन है, तो ब्राह्मण लोग अपने ही विरोध में काम करने के लिए किसी को अधिकार थोड़ी देंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी को ओबीसी की जाति आधारित गिनती रोकने के काम पर लगाया हुआ है। इसलिए इस मुद्दे को हमने भारत बंद का मुद्दा बनाया। हम कोई मोदी के नियंत्रण में तो है नहीं, मोदी के नियंत्रण में भारत हो सकता है, मगर नरेंद्र मोदी के नियंत्रण में वामन मेश्राम नहीं है। वामन मेश्राम आजाद है, वो एक आंदोलन का नेता है, तो वो अपने लोगों के हक और अधिकार के लिए जो सही लगता है उसकी लड़ाई लड़ेगा, और लड़ रहे हैं। और इसी वजह से हम लोगों ने भारत बंद का ऐलान किया हुआ है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करने का, सारे गांव में जाके लोगों को तैयार करो और 1000-2000 लोग अकोला में लेके जाए। और सबसे पॉपुलर जो चौराहा है, 4 रास्ता, जहां से गाड़ियां आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, 4 रास्ता, वहां 1000-2000 लोग सारे जिले से इकट्ठा हो जाओ। जब सारे जिले से वो चौराहे पर 1000-2000 लोग इकट्ठा हो गए, होने से क्या होगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। ऐसा भारत के 1 लाख सेंटर पर हम लोग कर रहे हैं, सारे देश भर में, सारे देश भर में कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ, सारे देश भर में ऐसा हुआ, तो क्या होगा, ये भारत बंद होगा। भारत बंद होगा, घंटा भर होगा, 2 घंटा होगा, 3 घंटा होगा, 4 घंटा होगा। अगर मान लो ऐसा हुआ और ट्रैफिक जाम हो गया, तो ट्रैफिक में जो जाम हुए लोग हैं वो सवाल पूछेंगे कि ये क्या है, तो उनको जानकारी मिलेगी कि ये ओबीसी की जाति आधारित गिनती के लिए भारत बंद हो रहा है। अगर गाड़ी में ओबीसी के लोग बैठे हुए रहेंगे तो उन लोगों को पता चलेगा, अखबार वाले, टीवी वाले हमारी खबर नहीं छापते, तो वहां उनको पता चलेगा कि हम लोग उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस तरह से जब उनको जानकारी मिलेगी तो वो जागृत हो जाएंगे। जागृत हो जाएंगे तो हमारे साथ में आंदोलन के साथ जुड़ जाएंगे, और इस तरह से आंदोलन का विस्तार होगा, विकास होगा। अगर करोड़ों लोग आने वाले समय में सड़कों पर उतरे, तो फिर जिस तरह से 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा था, उसी तरह से अगर हम लोग देशव्यापी आंदोलन खड़ा करते हैं, तो SC, ST, OBC के लोग जो ब्राह्मणों की गुलामी में फंसे हुए हैं, आजाद हो जाएंगे। ये आजादी की लड़ाई है, किसी व्यक्ति के विरोध की लड़ाई नहीं है, किसी जाति के विरोध की लड़ाई नहीं है, ये हमारे लोगों के आजादी की लड़ाई है। और आजादी गुलाम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात होती है। जो गुलाम होता है उसके लिए आजादी सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए ये आजादी की लड़ाई साथियों हम लोग लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में पूरे ताकत से आप लोग साथ सहयोग और समर्थन करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।